प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और पुनः मैं आपके पाठ्यक्रम को के मुख्य मुख्य बिंदु को व्याकरणिक बिंदुओं को दोहरा देती हूँ। आपके सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण की निम्नलिखित इकाइयाँ आएगी। सबसे पहली है शब्द शुद्धि 5 अंक, दूसरी है वाक्य शुद्धि 5 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली 5 अंक, संक्षेपण 5 अंक, पल्लवन 5 अंक, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द 5 अंक, प्रारूप जिसमें प्रार्थना पत्र का प्रारूप लिखना होगा, निविदा, परिपत्र, अधिसूचना, ज्ञापन, विज्ञापन, बधाई पत्र, शोक संदेश, इन सब में से किसी एक का प्रारूप आपको लिखने के लिए आएगा, वह भी 5 अंक का है। इसके बाद में आता है शब्द युग्म अर्थभेद, यह भी 5 अंक का आता है। और अंत में आता है निबंध 10 अंक का। इस प्रकार बच्चों 50 नंबर की यह व्याकरणिक इकाई विभिन्न बिंदुओं के बीच में बटी हुई आपके प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी। आज मैं आपको इसके एक बिंदु के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम संक्षेपण है। तो आइए देखते हैं हम सामान्य हिंदी के एक बिंदु संक्षेपण को। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके सामान्य ज्ञान के एक बिंदु संक्षेपण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करूंगी। आपके पाठ्यक्रम में 5 नंबर का यह संक्षेपण और 5 नंबर का पल्लवन एक प्रश्न के रूप में आता है। तो आज हम देखते हैं संक्षेपण। संक्षेपण किसको का अर्थ मैं बता रही हूँ। संक्षेपण आज के व्यस्त जीवन में व्यक्ति और अधिकारी के पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि वह लंबे लंबे उपन्यास, कहानी, खोज विवरण, शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन आदि पढ़ सके। वह तो मूल बात को संक्षेप में जान लेना चाहता है। इसी संदर्भ में संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता और महत्ता अनुभव होती है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ है किसी विस्तृत विवरण, व्याख्यान पत्र, लेख जिसमें मूल तथ्यों के अतिरिक्त अप्रासंगिक घटनाओं का विवरण, अलंकार विशेषणों की बहुलता, किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए कथन की पुनरावृत्ति हो, ऐसे विषयों और प्रसंगों से संबंधित बिखरी हुई अव्यवस्थित सामग्री को काट छाट कर ऐसा सुसंगठित रूप देना कि पाठक को तुरंत समझ में आ जाए, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। जिस अवतरण को संक्षिप्तीकरण करना है उस अवतरण को भली भांति हमें 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। उसे तब तक पढ़ लेना चाहिए जब तक कि पूरी बात समझ में ना आ जाए, क्योंकि मूल आशय और विषय को भली भांति समझ लिए बिना संक्षेपण लिखना संभव नहीं है। मूल के भावार्थ को समझने के बाद उन शब्दों को बच्चों रेखांकित कर देना चाहिए जिनको हमें विषय में अनिवार्य रूप से लिखना है। फिर संक्षिप्तीकरण को 3-4 बार पढ़ लेने के बाद में हमें संक्षिप्तीकरण को लिखना चाहिए। आइए एक उदाहरण मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसका संक्षिप्तीकरण करके बताती हूँ। आपको प्रश्न पत्र में 10-15 लाइन का गद्य भाग आएगा जिसकी आपको 4 या 5 लाइन में संक्षिप्त रूप से लिखना है। देखिए गद्य भाग। भयंकर आंधी, तेज गर्मी, बीहड़ रेगिस्तानी मार्ग और कटीले रास्तों में काम करना और जीवन निर्वाह करना तो दूर, वहाँ पर थोड़े समय के लिए रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे रेगिस्तान में यहाँ की नारी श्रम, लगन और त्याग के कारण श्रम देवी की उपाधि प्राप्त किए हुए है। चाहे आंधी आए या तूफान, घोर वर्षा हो या कड़ाके की सर्दी, यहाँ की नारी कभी अपने कर्तव्य एवं कार्य से मुंह नहीं मोड़ती। राजस्थान के पश्चिमी भूखंड के बाड़मेर जिले में रहने वाली नारी अपने घरेलू कार्यों
खेती, पानी की सिंचाई, जानवरों के पालन पोषण आदि के साथ ही व्यापार में भी तत्पर रहती है। पौ फटी नहीं कि नारी अपने दैनिक जीवन के कार्य में जुट जाती है। ग्रामों में उठने के तुरंत पश्चात वह अपने पालतू पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था में जुट जाती है। इसके बाद चाहे परिवार में कितने ही लोग क्यों न हो, उसे उनके लिए प्रतिदिन आवश्यकता में आने वाला पानी निकटतम कुओं, बावड़ियों, तालाबों से लेकर आना पड़ता है। पानी जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विकट समस्या है। कोसों दूर सैकड़ों फुट गहरे कुएं से पानी ये नारियां अपने कोमल हाथों से खींचकर सिर पर 2-3 मटके रखकर लाती है। पानी की केवल परिवार के मानव समुदाय के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी जरूरत होती है। अब बच्चों, इस गद्य भाग का आपको संक्षेपण लिखना है। संक्षेपण का एक नियम यह होता है कि इसको हमें प्राप्त की हुई सामग्री से का 1/3 भाग करना रहता है। तो देखिए बच्चों, इस पूरे गद्य भाग का हम संक्षेपण इस रूप में लिख सकते हैं और इसका शीर्षक देना भी अनिवार्य होता है। इस गद्य भाग का शीर्षक इस प्रकार होगा, कार्यशील महिला। संक्षेपण देखिए, राजस्थान के भीषण रेगिस्तानी इलाकों की नारी बड़ी परिश्रमी, कर्मठ, साहसी होती है। जीवन के नानाविध संघर्षों से उठकर मुकाबला करती हुई वह बड़ा कठोर और त्यागपूर्ण जीवन जीती है। घरेलू कार्यों के अतिरिक्त आजीविका के लिए वह खेती, सिंचाई, पशुपालन, व्यापार आदि में पुरुषों के साथ पूरा हाथ बटाती है। कोमलांगी होते हुए भी कोसों दूर स्थित सैकड़ों फुट गहरे कुओं से पानी भरकर लाना यह नारी अपने परिवार तथा पशुओं की प्यास शांत करती है। और इस प्रकार बच्चों, यह इस गद्य भाग का संक्षिप्त रूप हुआ, जिसे हम संक्षेपण कहते हैं। और इस तरह से प्रश्न पत्र में कोई भी वाक्य गद्य खंड आएगा और आपको उसको 2-3 बार पढ़कर, समझकर, मुख्य बातों को रेखांकित करके फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका 1/3 भाग लिखना है और शीर्षक बहुत सोच समझ कर देना है। और बच्चों, इस बिंदु में आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं अगर आप जरा सी भी सावधानी से प्राप्त हुए गद्य भाग को पढ़ते हैं। थोड़ा सा सोचकर, समझकर, धैर्य से उसका शीर्षक निश्चित कर लीजिए। फिर उसे अपने हाथों से सुलेख अच्छी राइटिंग में लिखकर अपने इस भाग के नंबर को आप पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेपण के कुछ सामान्य से नियम होते हैं कि इसमें ज़्यादातर सामासिक भाषा का उपयोग होता है। जैसे हाथी को हाँकने का लोहे का कांटा, जिसे अंकुश कहते हैं। आपको इतना लंबा वाक्य नहीं लिखना है तो केवल आप अंकुश लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको आपके सामान्य ज्ञान की जानकारी या पारिभाषिक शब्दावली बहुत ज़्यादा काम में आएगी। जिस बच्चे के माता पिता न हो, अनाथ, सबके दिल की बात जानने वाला, अंतर्यामी, इस प्रकार से सामासिक भाषा का अत्यधिक प्रयोग करते हुए हमें संक्षेपण को लिखना चाहिए। दूसरी बात, संक्षेपण करते वक्त हमें अलंकारों का, उपमामयी भाषा, इन चीज़ों से, मुहावरेदार भाषा से हमें का ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। संक्षेपण की मुख्य बात, एक अन्य बात यह भी होती है कि इसमें हमें मूल घटनाओं का, प्रसंगों का ही उल्लेख करना चाहिए। सहायक सामग्री, छोटी छोटी घटनाओं को केवल छूते हुए हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना चाहिए, तभी वह संक्षेपण पूर्ण और स्पष्ट कहलाएगा।
ठीक है बच्चों, आज के लिए यह इतना ही काफ़ी है। मैं एक और उदाहरण के देकर आपको आपके इस भाग को अपने दूसरे वीडियो में पूर्णता प्रदान कर दूंगी। धन्यवाद।